अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। CS614 डेटा वेयर हाउसिंग की लेक्चर्स हम कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम डेटा वेयर हाउसिंग का लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 कवर करेंगे। ये तीनों लेक्चर्स भी एक सिमिलर टॉपिक पे हैं, जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, ETL इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका भी आपको MCQs में आ जाता है कि ETL स्टैंड फॉर व्हाट। तो यहाँ से आपके टॉपिक से आपका पहला जो है वो MCQs यहाँ से बनता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर हमारे पास 50% जो हमारा काम होता है वो ETL से रिलेटेड होता है। तो ETL हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे भी आपके जो काफ़ी लेक्चर्स हैं फाइनल टर्म के, उनमें भी ETL के बारे में काफ़ी डिस्कशन की गई है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास डाटा वेयर हाउसिंग का। ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। इसकी फुल फॉर्म में आपने याद रखनी है, और सम पीपल आल्सो कॉल इट ETML। ETML की फुल फॉर्म क्या है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, मूव और लोड। बिकॉज इसके अंदर हम लोग डाटा को मूव करते हैं और डाटा को लोड भी करते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर, इस वजह से इसको ये दूसरा नाम भी है इसका। अब इनने तीनों को बारी बारी डिफाइन किया है। हमारे पास क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑपरेशनल सिस्टम। ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम डाटा को, यानी कि डाटा की क्लिनजिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम डाटा को डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। ये डायग्राम भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये डायग्राम भी पेपर में आ जाती है, जिसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ों की लेबलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इस वाले पार्ट को देखें, तो इस वाले पार्ट में हमारे पास एक्सट्रैक्शन हो रही है, यानी कि डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से लिया जा रहा है, जिसे हम टायर 0 भी कह रहे हैं। टायर 0 के अंदर हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ऑपरेशनल डाटाबेस और डिफरेंट डाटा के सोर्सेज हैं, उनसे हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। कुछ हमने वेब से कलेक्ट किया, और हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज हैं, आर्चीव डाटा है, और जितना भी हमारे पास डाटा है उन सारों को हमने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हमने उस डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है। एक्सट्रैक्ट करते हुए हमने जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वही लेना है, ताकि कोई भी डाटा डुप्लीकेट ना हो रहा और कोई भी डाटा मिसिंग ना हो। अगर कोई डाटा मिसिंग होता है तो फिर हम उसको फुलफिल भी करते हैं, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम डाटा को डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे डाटा वेयर हाउस का सर्वर आपको बताया हुआ है, फिर ओलाप का सर्वर बताया हुआ है, फिर क्लाइंट बताया हुआ है। यहाँ पे देखें टायर 0, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 है। ये भी ऑलरेडी लेबलिंग में डायग्राम आ चुकी है, जिसके अंदर टायर 0, टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 मिसिंग थे, और आपने ये मेंशन करने थे। या फिर आपको टायर 0, 1, 2, 3 लिखे होंगे, आपने ऊपर लिखना है टायर 0 में डाटा था, और फिर टायर 1 में हमारे पास डाटा वेयर हाउस सर्वर है, और फिर ओलाप सर्वर है, और फिर क्लाइंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डाटा वेयर हाउस है, जिसके अंदर हमारे पास मेटा डाटा है, यानी कि डाटा विद इन डाटा। उसके बाद हमारे पास डाटा मार्ट्स भी हैं। यहाँ पे जितना भी डाटा है उसको हम ट्रांसफॉर्म करें। डिफरेंट टाइप्स का डाटा हमने कलेक्ट किया है। कुछ हमारे पास स्प्रेडशीट की फाइल्स हो सकती हैं, या कोई भी तरह की फाइल्स हमारे पास हो सकती हैं। उन सारों को हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ओलाप सर्वर के अंदर हमारे पास मोलाप और रोलाप हैं, जो मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा डाटा जो है वो लोड कर दिया जाता है डाटा वेयर हाउस में। और यहाँ पे हमारे पास कुछ बिज़नेस टूल्स बताए हुए हैं आपको, और कुछ बिज़नेस यूज़र हैं जो बाद में उस डाटा को हमारे पास यूज़ करते हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो ये वाली डायग्राम आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ETL के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट 3 लेक्चर्स आपकी मिड टर्म के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ETL स्टैंड्स फॉर व्हाट, और फिर ETL के डिफ़ाइन करना भी आपको आना चाहिए। आप अपनी वर्डिंग में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये डाटा डिफरेंट रिसोर्सेज है, डिफरेंट सोर्सेज से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनके उसको गेन करते हैं। उसके बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम डाटा क्लिनजिंग भी करते हैं, डाटा माइनिंग भी करते हैं। उसके बाद जाके हमारा डाटा जब वो क्लीन हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती डाटा के अंदर, और कोई भी नल वैल्यू नहीं होती, एम्प्टी नहीं होता, उसके बाद उस डाटा को जो है वो डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर दिया जाता है। तो इस डायग्राम से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से इन्हें वही डायग्राम आपको बताई हुई ETL का साइकिल, इसको दोबारा से अगर यहाँ पे देखें तो एक्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लेना हमारे पास एक्सट्रैक्शन है। जैसे कि हम वेब से ले सकते हैं, फिर हमारे पास MIS सिस्टम है, वहाँ से ले सकते हैं, लेगेसी सिस्टम है, आर्चीव डाटा है, अदर हमारे पास कोबोल, VB, C++, जावा, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। इन सारों से डाटा हम यहाँ पे ले रहे हैं और उस डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सट्रैक्टेड डाटा। जो डाटा एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसी को हमने ट्रांसफॉर्म करना है उसकी ओरिजिनल स्टेट से इनटू अ दैट स्टेट जो हमारे लिए सूटेबल होगी डाटाबेस के अंदर। यहाँ पे हम उसको क्लिनजिंग भी करते हैं, और टेम्परेरी डाटा स्टोरेज भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हम डाटा को क्लीन करके यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम डाटा को लोड करते हैं। लोड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द डाटा इनटू द टारगेट सोर्स। ये हमारे पास डाटा वेयर हाउस है, यहाँ पे ओलाप की मदद से हम डाटा को डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देते हैं। तो ये वाले डायग्राम ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको ETL के बारे में आपको यहाँ से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा।
पिछली वाले डायग्राम में भी काफ़ी ईजी वर्डिंग में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ETL को, तो अब सो आपको ETL समझ आ गया होगा कि ETL कैसे वर्क करता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और डायग्राम आपको बताया हुआ है कि ETL इज़ इंडिपेंडेंट येट इंटर रिलेटेड स्टेप्स। तो ये वाला MCQs भी पेपर में आ चुका है, तो ये वाला आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द बिग पिक्चर। डाटा एक्विजिशन टाइम में इंक्लूड, आप यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सोर्सेज सिस्टम से हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद डाटा मूवमेंट हुई, फिर डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिर डाटा की क्लिनजिंग है, फिर डाटा लोडिंग है। लोडिंग करने के बाद हमने इंडेक्स को मेंटेन किया और स्टैटिस्टिक कलेक्शन वगैरह की, और उसके बाद बैकअप में ये चला जाता है। तो यहाँ पे बैकअप इसका मेजर टास्क है। जो हमारे पास डाटा वेयर हाउस है वो एक क्यूब नहीं है। ये वाली आपने डायग्राम भी प्रिपेयर करनी है, ये वाली डायग्राम भी पेपर में अक्सर आ चुकी है, जिसमें आपने इनका स्टेप्स बताने, जैसे कि ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, इनकी जो तरतीब है इस तरह से ही इसको रखना है। तो ये डायग्राम भी पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है, जिसको आपको लेबल करना था। तो ये वाली डायग्राम भी आपने लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमने डाटा एक्सट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले हमने डिस्कस किया है, उसको कुछ ओवरव्यू दिया है कि सोर्सेज सिस्टम ऑफ हमारे पास जो डिफरेंट एक्सट्रैक्शन के सोर्सेज हैं वो टिपिकली OLTP होते हैं, इनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और ये टास्क बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, और इसकी रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो यह है कि वेरी कम्प्लेक्स एंड पुअरली डॉक्यूमेंटेड सोर्स सिस्टम। अब हम जब डाटा डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा या डॉक्यूमेंटेड होगा डाटा, तो हो सकता है कि वो पुअरली डॉक्यूमेंटेड हो और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो, ठीक है। उसके बाद डाटा हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड नॉट वंस बट नंबर ऑफ़ टाइम्स। इसके अलावा डाटा को हमें बहुत दफ़ा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि हमने जो एक बार अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है वो हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला, या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर हमें उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये दो हमारे पास इस डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के एक कम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पर आपने ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करना एक कम्प्लेक्स टास्क क्यों है, तो आपने बताना है कि वो कम्प्लेक्स क्यों है। उसके बाद हमारे पास द प्रोसेस डिज़ाइन इज़ डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है? विच एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी कि कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ किया गया है, और हाउ टू मेक अवेलेबल एक्सट्रैक्टेड डाटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो डाटा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसको फर्दर हमने कैसे यूज़ करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं आपकी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के, कि कौन सा प्रोसेस आपने यूज़ करके डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे। और एक्सट्रैक्शन क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन है, इसके अंदर हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से, ताकि हम उसे फर्दर डाटा वेयर हाउस के इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ETL प्रोसेस का एक्सट्रैक्शन होती है। एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास डाटा ट्रांसफॉर्म होता है, उसके बाद क्लीन्स होता है, फिर लोड होता है, ठीक है। और हमारे पास जो डाटा के डिफरेंट सोर्सेज हैं वो हमारे पास टिपिकली ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन वाले होते हैं। डिज़ाइनिंग और क्रिएटिंग का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज़ ऑफन वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि डाटा को एक्सट्रैक्शन को डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है टास्क ETL में, जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने डाटा को जो अपने डिफरेंट सोर्सेज से लेना है वो हमने किस तरह से लेना है। और हमें ये भी चेक करना होता है कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, पुअरली डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से हमें जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमें कम से कम कम्प्लेक्सिटीज़ आएँ अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हुए। तो ये हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ये भी MCQs में आ चुके हैं, ये मैंने डाटा अनलाइन किए हैं यहाँ पे। उसके बाद डाटा को एक्सट्रैक्ट करने की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल एक्सट्रैक्शन है, इसमें हमारे पास फुल एक्सट्रैक्शन और इंक्रीमेंटल एक्सट्रैक्शन है। उसके बाद फिजिकली एक्सट्रैक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन है, ऑफलाइन है, और लेगेसी वर्सेस OLTP है। ये भी हमने आगे अभी डिस्कस करेंगे हम इनको डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास लॉजिकल डाटा एक्सट्रैक्शन देखें, उसके अंदर हमारे पास फुल और इंक्रीमेंटल दो हमारे पास एक्सट्रैक्शन की टाइप्स हैं। इसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। तो ये वाला पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्शन की कितनी टाइप्स हैं, जो हमारे पास 3 हैं। उसके बाद लॉजिकल डाटा की कौन सी 2 टाइप्स हैं, इसके बाद हम बाकी को भी देखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फुल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि डाटा कम्प्लीटली सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि फुल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि डाटा को हम कम्प्लीटली उसके सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई भी जो है वो चेंजिंग्स का ट्रैक रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सोर्स डाटा मेड अवेलेबल, हमारे पास जो सोर्स है डाटा का वो हमेशा अवेलेबल रहता है। इंक्रीमेंटल में क्या है, हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्टेड आफ्टर वेल डिफाइंड पॉइंट इवेंट इन टाइम, यानी कि हम उसे डिफरेंट टाइम इवेंट में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो बस इसका यही मेन डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास फुल एक्सट्रैक्शन को नीचे में दोबारा से भी डिटेल में आपको बताया हुआ, इंक्रीमेंटल के बारे में भी बताया, तो आप बस इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास फिजिकल है, लॉजिकल के बाद फिजिकल डाटा एक्सट्रैक्शन है। फिजिकल के अंदर भी 2 टाइप्स हैं, ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन है और ऑफलाइन है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, डाटा हमारे पास डायरेक्टली सोर्स से एक्सट्रैक्ट होता है और मे एक्सेस सोर्सेज टेबल थ्रू अ इंटरमीडिएट सिस्टम यूजली सिमिलर टू द सोर्स सिस्टम। बस ये 3 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में भी आ जाता है तो आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, वैसे ये शॉर्ट में आता है। उसके बाद ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन के अंदर कुछ हमारे पास
इसके प्रीवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। फ्लैट फाइल्स होती हैं, इसके अंदर डम फाइल्स होती हैं, रीडो आर्चीव लॉग्स होते हैं और हमारे पास ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेसेस होते हैं। तो ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से आपने इनके नाम प्रिपेयर करने। उसके बाद नीचे भी मैंने आपको बताया है कि यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फ्लैट फाइल को कंसिडर करना चाहिए ऑफलाइन एक्सट्रैक्शन के अंदर। डाटा इन डिफाइन जेनेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद DBMS स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए और हमारे पास ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस होना चाहिए। वही ऊपर जो लिखे थे ये वही हैं। उसके बाद फिजिकल डाटा एक्सट्रैक्शन में हमारे पास लेगेसीज वर्सेस OLTP भी है। डाटा मूव फ्रॉम द सोर्सेज और फिर कॉपी हमने डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से करना होता है। उसके बाद डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये पॉइंट्स अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके जो बेसिक टास्क हैं वो सिलेक्शन है, उसके बाद स्प्लिटिंग या जॉइनिंग है, उसके बाद कन्वर्जन है, समराइजेशन है और उसके बाद इनरिचमेंट है। तो ये भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में होती है, बिगिनिंग में हमारे पास होते हैं, जिसमें होल प्रोसेस में हम डाटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम डाटा को सिलेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट सोर्सेज से कि कौन कौन से सोर्सेज से हम लोग ने डाटा को पिक करना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे होते हैं और इट इज़ एडवाइज टू एक्सट्रैक्ट द होल रिकॉर्ड एंड देन डू द सिलेक्शन। यानी कि सबसे पहले आप अपना होल रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर लें और उसके बाद सिलेक्शन करें कि कौन सा डाटा आपके काम का है, कौन सा डाटा डुप्लीकेट हो रहा है उसको निकाल दें, कौन सी डाटा मिसिंग है उसको वहाँ पे फिल करें। तो ये हमारे पास सिलेक्शन के अंदर होता है। उसके बाद स्प्लिटिंग में क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास डाटा की मैनिपुलेशन होती है। हम स्प्लिट करते हैं डाटा को, जो इंपॉर्टेंट है और जो अनकॉमन है उस सबको हम अलग करते हैं। उसके बाद हम कन्वर्जन भी करते हैं कि जो डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं, जो डाटा जैसे कि लेट्स सपोज कोई आपने फाइल एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर कुछ डाटा मिसिंग है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद समराइजेशन है, उसके बाद आपने डाटा को समराइज़ करना है। जो भी आप अपना डाटा पुट करने वाले हैं आगे नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले आपने उस डाटा को अच्छी तरीके से चेक करना है। उसके बाद हमारे पास इनरिचमेंट है। इनरिचमेंट हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है हमारे पास और सिंप्लीफिकेशन होती है डाटा की, ताकि डाटा वेयर हाउस के अंदर जाने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक टास्क। कन्वर्जन के बारे में मैंने आपको बताया है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हमारे पास ये एक फॉर्म बताई हुई है, आपके पास EBCIDIC है, तो उससे हम ASCII में कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा को। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि MVS को हम यूनिक्स में चेंज कर सकते हैं, यूनिक्स को हम NT में कर सकते हैं और XP में कर सकते हैं। उसके बाद डाटा टाइप की चेंज कैसे हो सकती है, जैसे एक्सेल टू एक्सेस हम कर सकते हैं। डाटाबेस का फॉर्मेट है, जैसे फॉक्स प्रो है, उसको हम एक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद करैक्टर न्यूमेरिक डाटा टाइप से हमारे पास फिक्स और वेरिएबल हैं। तो ये सारे हमारे पास डाटा की कन्वर्जन हैं कि किस तरह से हम डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा डाटा हमें किस फॉर्म में मिलता है डिफरेंट सोर्सेज से वो हमें नहीं पता होता। जब हम वो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमने किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। इनरिचमेंट में मैंने आपको बताया हुआ है कि डाटा एलिमेंट्स आर मैप्ड फ्रॉम द सोर्स टेबल एंड फाइल्स टू डेस्टिनेशन फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल। उसके अंदर हम इसको मैप कर लेते हैं डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब बस इसके नाम आपको पता होने चाहिए, इसके नाम ही मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है इसका। उसके बाद हमारे पास डाटा लोडिंग के बारे में कुछ आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि हमें सबसे पहले डाटा फ्रेशनेस पे चेक करना पड़ता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस, डाटा की वॉलिडिटी पे चेक करना पड़ता है। अब फ्रेशनेस में हमें क्या चेक करना है कि डाटा हमारे पास जो है वो अपडेट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा अगर आप पिक करें तो आपसे हिस्ट्री चेक करें, अगर आप न्यू डाटा पिक करें तो आपको उस न्यू डाटा को चेक करना है। इसके बाद आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद डाटा की हमें वॉलिडिटी भी चेक करनी है। तो देयर आर डिफरेंट लोडिंग स्ट्रैटेजीज एंड चूजिंग द वन डिपेंड्स ऑन द डाटा फ्रेशनेस एंड परफॉर्मेंस। हमें बस इतना ही इसके बारे में यहाँ से याद करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास ETL में कुछ इश्यूज़ भी थे। अब वो इश्यूज़ क्या हैं, पहला इशू तो यही था जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डाटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से जब लेते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, डर्टी भी हो सकता है, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हमें ईजी टू एलोकेट द एड्रेस बिल्कुल भी नहीं होता, हमें कोई भी एड्रेस और कोई भी नाम मेंशन नहीं होता, हमें उसको खुद ही करना पड़ता है। और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है क्योंकि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं ETL के अंदर डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ETL के इशू भी पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ETL के कौन कौन से इशूज़ हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से डिसएडवांटेज हैं, तीनों एक ही बात है। ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स सिस्टम। से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास डाटा हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि हम डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को पिक कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि हम डाटा को अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। यहाँ पे ETL के दोबारा से आपको वही इशू ने बताए हुए कि मैनुअल डाटा की कलेक्शन और एंट्री भी हमारे पास बहुत जो है वो मुश्किल का सामना हमें करना पड़ सकता है। मैनुअली अगर आप डाटा को एंटर करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। डाटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता, उसकी परफेक्शंस आपने चेक करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो उसकी परफेक्शन है वो एक्सट्रीमली हाई होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने अपने वर्डिंग में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ETL के बारे में कुछ इशूज़ यहाँ पे आपको मजीद भी हमने बताए हुए। यूजुअली इफ़ नॉट ऑलवेज अंडरस्टिमेट नहीं होता, कभी कभी हमें डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ता है जब हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और वेब स्क्रैपिंग है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लेगेसी सिस्टम है। तो यहाँ से आपने 3-4 इशूज़ यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ETL के इशूज़ बताएं तो आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं।
ये सारे उसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा आपको मेंशन किए हुए हैं, तो आप इससे कोई भी 3-4 पॉइंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है मल्टीपल सोर्स फॉर द सेम डाटा। अगर मल्टीपल सोर्स हमारे पास होते हैं डाटा को पिक करने के, तो सबसे पहले हमें वही प्रॉब्लम आती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब हम मल्टीपल सोर्स होते हैं तो डाटा को हमें लेने में ज़्यादा मसला होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन को टिपिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सिंपल बस सबसे पहले 1 to 1 स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बाद 1 to मेनी एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर कम्प्लेक्स हमारे पास मेनी टू मेनी एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सबसे कम्प्लेक्स है। तो ये भी आपने तीनों नाम यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। ये वाला आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिर्फ तीनों नाम ही मेंशन करने होते हैं। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लेगेसी सिस्टम के बारे में भी आपको उन्होंने बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ लेगेसी सिस्टम इस बहुत ज़्यादा हमारे पास काफ़ी वेरी लार्ज होती है, जिसकी वजह से हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करने और लोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग है। वेब स्क्रैपिंग का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता है कि वेब स्क्रैपिंग क्या है। तो लॉट ऑफ डाटा इन वेब पेजेस बट इज़ मिक्स विद अ लॉट ऑफ जंक, यानी कि वेब पेज पे हमारे पास डाटा तो बहुत सारा होता है, लेकिन बहुत सारा डाटा हमारे पास जंक के साथ मिक्स होता है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लिमिटेड क्वेरी इंटरफेस होता है, हमें उसे फिल करना पड़ता है। फ्री टेक्स्ट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। डाटा हमारे पास इनकन्सिस्टेंट होता है। उसके बाद हमें रैपिड चेंजिंग भी होती है डाटा में विदाउट एनी नोटिस, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वेब स्क्रैपिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेब स्क्रैपिंग क्या है। वेब स्क्रैपिंग हमारे पास लॉट ऑफ डाटा जो हमारे पास वेब पेज में पड़ा हुआ है लेकिन वो जंक में मिक्स है, उसके हम वेब स्क्रैपिंग कह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें कुछ वेब स्क्रैपिंग के और भी उन्हें यूजेस बताएं कि सम ऑफ द यूजेस ऑफ स्क्रैपिंग आर बिल्डिंग अ कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने बिल्ड कर ली, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट कैटलॉग बिल्ड कर लिए, फिर इसके बाद एग्रीगेटिंग रियल स्टेट इन्फो है, ऑटोमेटिंग सर्च एड लिस्ट है और क्लिपिंग न्यू आर्टिकल्स है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्रैपिंग के डिफरेंट यूजेस कौन से हैं। उसके बाद बीवेयर ऑफ डाटा क्वालिटी, यानी कि डाटा की क्वालिटी से भी आपने बीवेयर रहना है कि अगर डाटा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है तब भी आपको बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगी जब आप उस डाटा को डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड करेंगे और आपका डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी का है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो आप करना चाहते हैं। आपने सारा वेस्टफुल डाटा ही अगर आपने लोड कर दिया तो फिर आपको काफ़ी बाद में प्रॉब्लम होगी। तो वो सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फंडामेंटल अप्रोच दी हुई डाटा एक्विजिशन की। पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि डाटा एक्विजिशन की 2 फंडामेंटल अप्रोच कौन सी हैं। एक तो हमारे पास ETL है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड, जिसको हम अभी कर चुके हैं, और हमारे पास ELT भी है जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट लोड और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी कि पहले हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देते हैं, लोड करने के बाद हम डाटा को यहाँ पे सर्वर में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि उसको बाद में सी कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। उसके बाद हमारे पास ETL डाटा एक्सट्रैक्शन के बारे में मजीद उन्होंने बताया हुआ है कि एक्सट्रैक्टिंग चेंज डाटा हमारे पास 2 तरह से इंक्रीमेंटल डाटा एक्सट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं, अभी हमने इसको पीछे देखा था। उसके बाद हमारे पास एफिशिएंट व्हेन चेंज कैन बी आइडेंटिफाई, जब चेंज आइडेंटिफाई हो सके तो हमारे पास ये एफिशिएंट भी हो सकता है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन हमारे पास कॉस्टली भी हो सकती है। डिफरेंट सोर्सेज जब हम डाटा लेते हैं तो हमारे पास डाटा को मॉडिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास कॉस्टली भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 2 CDC सोर्सेज दिए में, एक हमारे पास मॉडर्न है और एक हमारे पास लेगेसी सिस्टम है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। चेंज डाटा कैप्चर, इसकी फुल फॉर्म है CDC की, ठीक है, और ये 2 आपने इसके नाम भी याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास चेंज डाटा को जब हम चेंज करते हैं तो उसका नाम इंसर्ट भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं और डिलीट भी करते हैं, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद CDC इन मॉडर्न सिस्टम में 3 तरह के इसके यूजेस हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन शॉर्ट में आ चुका है। सबसे पहले हमारे पास टाइम स्टैम्प्स है, टाइम स्टैम्प्स, और उसके बाद ट्रिगर है और उसके बाद पार्टीशनिंग है। ये तीनों नाम आपने प्रिपेयर करने, ये तीनों नाम आपको पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद इनकी डिटेल भी है वो आप खुद रीड कर लीजिएगा तो आपको ये और भी अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद CDC के एडवांटेज भी हैं। हमारे पास इमीडिएट है, नो लॉस ऑफ हिस्ट्री का कोई लॉस नहीं, और फ्लैट फ्लाइट्स में इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारे पास मॉडर्न सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नॉन इंक्रीमेंट ऑनलाइन हमें रिक्वायर्ड नहीं होती कोई भी इंक्रीमेंट है। उसके बाद लॉग टेप कैप्चर, ऑल अपडेटिंग प्रोसेसिंग को वो कैप्चर कर लेता है। इसके अलावा लॉग टेप प्रोसेसिंग कैन बी टेकन ऑफलाइन और नो हैज़ टू मेक वेस्ट। तो ये आपने कुछ एडवांटेज यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिटेल में भी आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस यहाँ पे गिवन है। यहाँ से आप कोई से भी एडवांटेजेस प्रिपेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 5 एडवांटेज प्रिपेयर कर लें तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप आराम से उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो डाटाबेस एक्सट्रैक्शन में हमारे पास इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस होते हैं जो कभी हमारे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो CDC डाटाबेस एक्सट्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। यहाँ से आप कोई भी 3-4 एडवांटेजेस प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप दी हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट की रिवीजन है। उसके बाद हमारे पास डिकोडिंग ऑफ फील्ड है, कैलकुलेटिंग एंड ड्राइव वैल्यूज़ है, स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल फील्ड है, मर्जिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, करेक्टर सेट कन्वर्जन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन है, डेट टाइम कन्वर्जन है, समराइजेशन है, की स्ट्रक्चर और डुप्लीकेशन है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको शॉर्ट के लिहाज से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा लॉन्ग के लिहाज से भी आपने प्रिपेयर करना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने बारी बारी सबको डिफाइन भी किया है कि फॉर्मेट रिवीजन में अगर हम देखें तो क्या है, हमारे पास 12 डिजिट न्यू ID है तो उसको हम लोगों ने लेंथ ऑफ द पैकेज को चेक करना है। जो डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट लेंथ है तो उसको फॉर्मेट हम
फ़ाइल का चेंज करते हैं। उसके बाद डिकोडिंग ऑफ फील्ड है, क्लासिकल एग्जांपल ने जेंडर की यहाँ पे आपको दी हुई है, इसमें हम लोग डिकोड कर रहे थे, जैसे कि 1 और 2 को हम यूज़ करें मेल और फीमेल के लिए, या फिर हम लोग मेल और फीमेल के लिए एम और एफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एम नज़र आता है कहीं पर तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल होगा और एफ़ हमारे पास फीमेल होगा, तो ये डिकोड कर रहे हैं फील्ड को। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट एंड ड्राइव वैल्यू भी है इसके अंदर जैसे एज है, CGP है, कुछ चीज़ें आपको गिवन होती हैं और बाकी आप खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको मार्क्स दिए हों तो आप CGP खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम हो तो आप खुद ही उसकी एज को कन्वर्ट जो है वो मालूम कर लेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पता होती है, जैसे कि आपको किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आप उसकी एज का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट और ड्राइव वैल्यू कहते हैं कि हमने दोबारा से एक नई वैल्यू ड्राइव की है जो हमें पहले का डाटा दिया हुआ था उससे। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल फील्ड भी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और फैमिली नेम को हम स्प्लिट भी करते हैं। इसको हम यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम सिंगल फील्ड को, तो बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की मजीद टाइप दी हुई है, मर्जिंग इन्फॉर्मेशन को हम मर्ज भी करते हैं कभी कभी। इसके अलावा करेक्टर सेट कन्वर्जन भी, जैसे कि हमारे पास EBCIDIC में हमारे डाटा गिवन है, उसको ASCII में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कन्वर्जन आपको नहीं इनने बताई, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बताएं तो आपने सिर्फ इसके नाम ही प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन है, जैसे कि हमने किलोग्राम से किसी और यूनिट में कन्वर्ट किया है, वो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन आता है। जैसे कि ग्राम से हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, माइल से किलो माइल में कन्वर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी हैं वो हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आ जाती हैं। जितनी भी यहाँ पे कन्वर्जन है यूनिट की, जैसे कि फिजिक्स में आपने काफ़ी सारी कन्वर्जन पढ़ी होंगी, तो वो सारी हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन है। उसके बाद डेट टाइम है, डेट टाइम जैसे कि November 14, 2005 है, तो डेट टाइम तो बहुत ईजिली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि November 14, 2005 में हम US में कैसे लिखते हैं, 11/14/2005 हम लिखेंगे। ब्रिटिश का फॉर्मेट डिफरेंट होगा और बाकी जो फॉर्मेट हैं वो डिफरेंट होंगे। तो डेट और टाइम कन्वर्जन में अगर आपको डेट और टाइम नज़र आ जाएगा तो आपने बताना है कि वो डेट और टाइम कन्वर्जन है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में भी रिसेंटली आया था, जिसमें क्या था कि आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताना था कि इसके अंदर कौन सा, ऑलरेडी उन्होंने आपको सिनेरियोज दिए हुए थे और आपने बताना था कि इसके अंदर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर तो कोई चीज़ यूनिट कन्वर्ट हो रहा है तो आपने बताना है कि वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कन्वर्जन है। अगर डेट और टाइम कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि US में कोई और उसका फॉर्मेट है, ब्रिटिश में कोई और फॉर्मेट है, तो आपने बताना है कि ये हमारे पास यूनिट ऑफ डेट टाइम कन्वर्जन हो रही है। तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपने प्रिपेयर करनी है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग शॉर्ट में आ सकता है। उसी को आगे इन्होंने काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब भी किया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर ये लास्ट टॉपिक है, डाटा कंटेंट डिफेक्ट। हमारे पास डोमेन वैल्यू रिडेंसिटी हो सकती है, नॉन स्टैंडर्ड डाटा फॉर्मेट हो सकता है, नॉन एटॉमिक डाटा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि सिंगल वैल्यू ना हो, मल्टीपर्पज़ डाटा फील्ड हो सकती है, एम्बेडेड मीनिंग्स हो सकते हैं, इनकन्सिस्टेंट डाटा वैल्यूज़ होते हैं, डाटा क्वालिटी कंटेमिनेशन हो सकती है। तो ये वाला जो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इनको आगे आपको डिटेल में बताया हुआ लेक्चर नंबर 19 में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम इनको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप इनके नाम याद करना चाहें तो इनके नाम याद कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि ये भी फाइनल में इनको आप डिटेल में देखेंगे तो उसके बाद ही वो आपसे इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हो गया है और आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक ही है इस दफ़ा। तो होप्स हो कि आपको सारे लेक्चर क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी चीज़ें थी वो सारी हमने साथ साथ डिस्कस किए। इसके अलावा मैंने सारी ये हैंडआउट्स भी हाईलाइट कर दी हैं आप लोगों के लिए, जितने भी MCQs हैं वो सारे इसमें हाईलाइट हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस भी हमारे पास हाईलाइट है, तो ये हैंडआउट्स भी आपको आज डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, वहाँ से आपने हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं, लेक्चर्स को एक दफ़ा सुने और उसके बाद इन हैंडआउट्स को प्रिपेयर करें। पास फाइल पे आपने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। हो सकता है कि आपकी पास फाइल से पेपर में ना आए, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता, वो लक पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने लेक्चर्स में बताई हैं आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। आपने सबसे पहले लेक्चर्स को सुनना है, लेक्चर्स को सुनने के बाद आपने हैंडआउट्स को रीड करना है। हैंडआउट्स को रीड करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोगों ने फिर पास पेपर्स की फ़ाइल देख लेनी, जैसे कि जुनैद की फ़ाइल्स हैं, मुआज़ की फ़ाइल्स हैं, वकार सिद्धू की फ़ाइल्स हैं, तो वो सारी फ़ाइल्स आपने उसके बाद ही चेक करनी है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो प्रिपरेशन की भी बना दूँ, जिसके अंदर मैं दोबारा से आपको बता दूँगी कौन कौन से लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपके लोगों के लिए एक प्रिपरेशन की वीडियो भी बना दूँगी इस सब्जेक्ट की, ताकि आपका ये सब्जेक्ट मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप मज़ीद अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिनका ये सब्जेक्ट है।